हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है ये हल करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव पेपर बीए 2019 फर्स्ट ईयर का। ये है 2019 बीए बीएससी प्रथम वर्ष सैन्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। चलिए हम लोग हल करना शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है ये है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। बच्चों 10 राजाओं का युद्ध जो है वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, जो प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें लगभग 66,066 व्यक्ति मारे गए थे। और यह युद्ध कहीं न कहीं विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के तनाव का परिणाम माना जाता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, वेदों में गुप्तचर को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो गुप्तचर को अस्पष्ट नाम से संबोधित किया गया है। विकल्प बी आपका सही होगा। तीसरा नंबर है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। विकल्प ए आपका सही होगा। चौथा नंबर है, परुष्णी नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। तो परुष्णी नदी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। विकल्प डी आपका सही होगा। पांचवा नंबर है, ऋग्वेद में पैदल सेना को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद में पैदल सेना को पृतना के नाम से कहा गया है। विकल्प डी आपका सही होगा। राजा सुदास किस कुल के थे। तो राजा सुदास भरत कुल के थे। ठीक है, राजा सुदास भरत कुल के थे। विकल्प डी आपका सही होगा। राजा सुदास भरत कुल के थे। इन्होंने दशराग्य युद्ध में अकेले ही 10 अन्य कुल के राजाओं को पराजित किया था। ठीक, ये दशराग्य युद्ध से संबंधित थे। अगला है, महाकाव्य काल की समयावधि थी। महाकाव्य काल की जो समयावधि थी वो है 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। विकल्प बी आपका सही होगा। 8वां नंबर है, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख हथियार क्या था। तो वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख हथियार था वो था धनुष बाण या तीर या धनुष। विकल्प सी आपका सही होगा। एक पत्ती में कितने पैदल सैनिक होते थे। तो एक पत्ती में जो पैदल सैनिक होते थे वो होते थे 5 पैदल सैनिक। एक पत्ती में 5 पैदल सैनिक होते थे। बाकी एक पत्ती में कुल सैनिक होते थे 1 रथ, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल। पत्ती जो है ये महाकाव्य काल की अक्षौहिणी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें कुल 5 सैनिक होते हैं, 5 पैदल सैनिक होते हैं। विकल्प डी आपका सही होगा। 10वां नंबर है, सारथी से तात्पर्य क्या है। सारथी उसे कहा जाता है रथ संचालक को सारथी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो सारथ जो होता है वो रथ संचालक होता है। विकल्प डी आपका सही होगा। रथ चलाने वाले को सारथी बोला जाता है। 11 नंबर है, 3 सेनामुख किसके बराबर होता है। तो 3 सेनामुख 1 गुल्म के बराबर होता है। ये विकल्प बी आपका सही होगा। ये सेनामुख, गुल्म, गण, वहिनी, पृतना, चमू, अनीकनी, अक्षौहिणी, पत्ती, ये सब महाकाव्य काल की सेना की इकाई या सैन्य संगठन के इकाइयां हैं प्रमुख। चलिए 12 नंबर है, एक अक्षौहिणी में कितनी अनीकनी होती है। एक अक्षौहिणी जो है ये महाकाव्य काल की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। महाकाव्य काल यानी महाभारत में लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें 11 पांडवों की और 11 कौरवों की ओर से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। तो अक्षौहिणी जो है इसमें कुल अनीकनी की संख्या होती है 10। विकल्प बी आपका सही होगा। 13 नंबर, कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है। तो कुरुक्षेत्र इस समय वर्तमान समय में है हरियाणा में। विकल्प सी आपका सही होगा। 14 नंबर, महाकाव्य काल में दुर्ग कितने प्रकार के होते थे। महाकाव्य काल में दुर्ग 4 प्रकार के होते थे। ठीक, महाकाव्य काल में भी होते थे दुर्ग 4 प्रकार के, और कौटिल्य ने भी 4 प्रकार के दुर्गों का ही वर्णन किया है। ठीक, चलिए 15 नंबर है, महाभारत में पांडवों के द्वारा कितने अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया। तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कुल 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें 11 कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी कुल। विकल्प ए आपका सही होगा। 16 नंबर है, महाभारत के रचनाकार का क्या नाम है। तो महाभारत के रचनाकार का नाम है महर्षि वेदव्यास। विकल्प डी आपका सही होगा। 17 नंबर, महाभारत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया।
तो महाभारत का युद्ध जो है पांडवों एवं कौरवों के बीच लड़ा गया। बाकी अन्य जो युद्ध इसमें हुए दिख रहे हैं बी डी सी, इसमें जो है ये महाभारत युद्ध के पार्ट हैं। तो विकल्प 17 में विकल्प ए आपका सही होगा। अर्जुन के शंख का क्या नाम था? तो अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। देवदत्त। अब देखा जाए तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। तो 18 नंबर में अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। विकल्प सी आपका सही होगा। अगला 19 नंबर है, चतुरंग बल में सम्मिलित थे। चतुरंग बल में बस 4 प्रकार के लड़ाकू दल, 4 प्रकार की सेनाएं, वही रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। तो इसमें विकल्प ए आपका सही होगा, पैदल, रथ, अश्वारोही, गज। ठीक, ये लड़ाकू दल जो प्रमुख दल थे वो 4 यही थे। 19 में विकल्प ए आपका सही होगा। 20 नंबर, महाभारत में भीम के गधे को किस नाम से जाना जाता था? तो भीम के गधे को अयोमयी के नाम से जाना जाता था। विकल्प बी आपका सही होगा। महाकाव्यकालीन सेनाएं कहलाती थी। महाकाव्य काल की सेनाओं में 4 लड़ाकू दल प्रमुख थे, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। तो 4 प्रकार की सेनाओं को चतुरंग बल के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी आपका सही होगा। 22 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसमें संपूर्ण भूमिका चाणक्य की, महर्षि चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाने जाने वाले आचार्य प्रमुख, परम विद्वान, परम कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हटाकर मगध राजवंश में मगध राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो विकल्प सी आपका सही होगा। अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृत। विकल्प डी आपका सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा अस्त्र मंत्र शक्ति से संचालित होता था? तो मंत्र शक्ति से संचालित होने वाला अस्त्र था सुदर्शन चक्र। विकल्प बी आपका सही होगा। सुदर्शन चक्र जो कि भगवान कृष्ण का प्रमुख हथियार था महाकाव्य काल का। बाकी सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान विष्णु से परशुराम, फिर भगवान कृष्ण। भाई भगवान विष्णु के अवतार ही भगवान परशुराम भी थे, उन्हीं के अवतार कृष्ण भी थे। चलिए 25 नंबर है, कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के बल बताए गए हैं? कौटिल्य द्वारा 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। वो 6 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? मौल बल, भृतक बल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल, अटवी बल। ये 6 प्रकार के बल जो है कौटिल्य द्वारा बताए गए हैं। इसमें विकल्प सी आपका सही होगा। 26 नंबर, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए कितने उपाय बताए हैं? तो कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए अपने राष्ट्रों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 4 प्रकार के उपाय बताए हैं, जिसमें प्रमुख हैं साम, दाम, भेद, दंड। तो साम का मतलब होता है समझा बुझा कर अपना काम चलाना, अपनी नीति को संचालित करना। दाम का मतलब होता है कीमत देकर, दाम देकर अपनी नीति को संचालित करना। भेद की नीति है दबावपूर्ण नीति भेद की नीति है। दंड की नीति अंतिम उपाय युद्ध, सैन्य प्रयोग। तो विकल्प इसमें ए आपका सही होगा कि 4 उपाय बताया गया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। 27 नंबर, अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित 4 प्रकार के दुर्ग हैं, जिनमें प्रमुख हैं औदक, पार्वत, धानवन, वन। औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। तो 4 प्रकार के दुर्ग हैं। इसमें देखते हैं औदक भी सही है, धानवन भी सही है, पार्वत भी सही है। इसमें विकल्प डी आपका सही होगा। ये सभी जो बताए हैं प्रकार, ये सभी दुर्ग हैं, अतः विकल्प डी आपका सही होगा। 28 नंबर, कौटिल्य की खाड्गुण्य नीति में सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य की विदेश नीति जो है वही खाड्गुण्य नीति में आता है। और विदेश नीतियों में खाड्गुण्य की नीति का मतलब होता है 6 नीति: संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधी भाव। ठीक, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है आक्रंद। आक्रंद जो है ये कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का पृष्ठभाग का, बीजगीफ के पृष्ठभाग के मित्र राष्ट्र को कहा जाता है आक्रंद। अब बाकी संधि सम्मिलित है खड्गुण नीतियों में, संधि, विग्रह, यान, ये सभी जो है खड्गुण नीतियों में या विदेश नीतियों में सम्मिलित है। तो इसमें जो है आपका विकल्प डी सही होगा। 29 नंबर, कौटिल्य ने कितने प्रकार के तीरों का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के तीरों का उल्लेख किया है।
और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, सभी जानते हैं। विकल्प डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित गुप्तचर सेवा प्रणाली का भाग नहीं था? तो गुप्तचर सेवा में तापस, प्रपद, पुत्री, ABC तीनों गुप्तचर सेवा के पार्ट हैं, जबकि शासनहर जो है ये दूतों के प्रकार में से एक है। 3 प्रकार के दूतों में निफरिफ्टार्थ, परमितार्थ, तीसरे नंबर जो सबसे निम्न श्रेणी का राजदूत होता था उसे शासनहार के नाम से जाना जाता है। तो ये शासनहार जो है ये गुप्तचर सेवा का भाग नहीं था। विकल्प डी आपका सही होगा। 32 नंबर वन दुर्ग से आशय है। वन दुर्ग का मतलब होता है जंगल में निर्मित, ठीक है, जंगल में निर्मित। तो सी विकल्प आपका सही होगा। 33 नंबर मंडल सिद्धांत संबंधित है। मंडल सिद्धांत के जन्मदाता महार आचार्य कौटिल्य हैं। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्य संबंधों का वर्णन किया है। मंडल सिद्धांत में कुल इन्होंने 12 राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें मध्य में या केंद्र में इन्होंने एक ऐसे राजा को रखा है जिसे बिजगीफ के नाम से जाना जाता है, और ये एक ऐसा राजा है जो एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखता है। तो ठीक है, मंडल सिद्धांत में इसमें आपका विकल्प भी सही होगा। 34 नंबर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध जो है किस मैदान पर हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच का युद्ध जो हुआ था वो तराइन के मैदान में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जीवित छोड़ दिया, जबकि 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, लेकिन उनको उसने दोबारा जीवित नहीं छोड़ा, उसने जीवित उनको छोड़ा ही नहीं। तो विकल्प बी आपका सही होगा 34 में। 35 नंबर है तराइन का प्रथम संग्राम कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम संग्राम हुआ था 1191 में। बस पक्ष वही थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और बंदी बनाया। विकल्प बी आपका सही होगा। भटिंडा किला संबंधित था। तो भटिंडा किला जो है यह संबंधित था पृथ्वीराज चौहान से। भटिंडा किला पृथ्वीराज चौहान से संबंधित था। अगला है तराइन के द्वितीय संग्राम में मोहम्मद गोरी ने किस समर तंत्र का प्रयोग किया? तो तराइन के द्वितीय संग्राम में मोहम्मद गोरी ने जिस समर तंत्र का प्रयोग किया वो है आघात समर तंत्र। मोहम्मद गोरी जब दोबारा जो है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया तो वो आघात समर तंत्र को अपने साथ लेके आया था। तो विकल्प बी आपका सही होगा। 38 नंबर पृथ्वीराज चौहान के पिता कहाँ के राजा थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता अजमेर के राजा थे। विकल्प ए आपका सही होगा। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक था फिरोज तुगलक। विकल्प सी आपका सही होगा। 40 नंबर किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो वह विकल्प आपका है सिकंदर लोदी। विकल्प डी आपका सही होगा। 41 नंबर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रायः किससे की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। तो विकल्प आपका ए सही होगा। 42 नंबर महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? दुनिया जानती है 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16वां आक्रमण जो है विश्व इतिहास प्रसिद्ध सोमनाथ का आक्रमण था और 17वां आक्रमण था सिंध के जाटों पर, जो कि बदले की भावना से किया गया था, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर जाते समय सिंध के जाटों ने जबरन उससे बहुत सारा खजाना छीन लिया था, तो बदले की भावना से उसने 17वां आक्रमण किया था। 43 नंबर पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? पानीपत का प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में किया था, 26 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यही युद्ध है जिसने मुगल साम्राज्य की नींव का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी युद्ध में पहली बार भारत की धरती पर बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। यह इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसके बाद एक महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। 44 नंबर तुलगमा क्या है? तुलगमा है युद्ध का समर तंत्र, युद्ध सामरिकी या युद्ध कला।
तुलगमा समरतंत्र ये बाबर लेके आया था। इसने तुलगमा तंत्र उज्बेकिस्तान यानी फरगना में उज्बेकों से इसने सीखा था। और भारत में आकर भारत में इसने दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। इसने इन दोनों युद्धों में तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग किया था। तुलगमा क्या है? युद्ध सामरिकी। विकल्प डी आपका सही होगा। कौन लाया था इसको? बाबर। 45 नंबर, पानीपत के प्रथम संग्राम के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल राजवंश की स्थापना की थी। 46 नंबर, मीर अतिफ से क्या तात्पर्य है? मीर अतिफ जो है ये तोपखाने के प्रमुख को कहा जाता है। मीर अतिफ या दरोगाए तोपखाना, ये मुगल काल में तोपखाने के अध्यक्ष को कहा जाता था। मीर अतिफ या दरोगाए तोपखाना। तो इसमें विकल्प आपका ए सही होगा। दिल्ली सल्तनत काल में सवार के पास कितने सैनिक होते थे? सवार के पास 3 सैनिक होते थे। विकल्प बी आपका सही होगा। 48 नंबर, जमींदारी प्रथा से मनसबदारी प्रथा भिन्न थी। जमींदारी प्रथा एक प्रकार से भिन्न इसलिए थी कि ये मनसबदारी प्रथा जो थी ये सैन्य अधिकारी से संबंधित पद था और ये वंशानुगत नहीं होता था। ठीक, यह जो है वंशानुगत नहीं होता था। ये जो जमींदारी प्रथा से मनसबदारी प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा जो है ये वंशानुगत नहीं होती थी। और दूसरी बात, मनसबदारी जो है ये एक सैनिक पद होता था। ये सैनिक सेना के अधिकारी का पद होता था। सैन्य अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। तो विकल्प ए आपका सही होगा। 49 नंबर, सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया? सोमनाथ का संग्राम लड़ा गया 1026 में। 1026 में लड़ा गया। 1025 से इसने अभियान प्रारंभ किया और जनवरी 1026 में इसने सोमनाथ का घेरा डालकर आक्रमण शुरू किया। ठीक, तो युद्ध जो हुआ वास्तव में वो 1026 में हुआ। 50 नंबर, महमूद गजनवी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो लंबा ना हो, आप लोग उबने ना लगो, इसलिए जो है वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं।